ओके, ग्रेट। सो गट ब्रेन एक्सिस पता सबको है, लेकिन कई बार हम लोग भूल जाते हैं, कई बार हम जानते हुए भी भूलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो कारण है उस पर काम करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। सो कभी कभी होता क्या है कि ऊपर से नीचे चीजें इम्पैक्ट होती हैं, और कभी कभी नीचे से ऊपर भी चीजें इम्पैक्ट हो जाती हैं, और फिर वो एक विशियस साइकिल बन जाता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड अंडरस्टैंड कि ये गट ब्रेन एक्सिस क्या है और क्यों आपको ब्लोटिंग एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे आज। सो सबसे पहले मुझे आप लोग ये चैट में लिख के बता सकते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार ब्लोटिंग होती है। चैट में मी लिख के बता सकते हैं आप केवल, कि कितने लोगों को ब्लोटिंग होती है। 1। और आदित्य 2। सो आई एम गोइंग टू, मुझे इसलिए जानना है क्योंकि ये पता चलेगा कि कितने लोग इससे ग्रसित हैं और उसके बावजूद वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में इसको बेटर बनाने के लिए। सो अब रिस्पॉन्स आना बंद हो जाएगा, क्योंकि अ, सारा का सारा ब्लेम मैं आप ही पे डालने वाला हूँ। ओके, ठीक है, 3 4 लोगों ने ओन अप किया है, बट ठीक है, ग्रेट। सो सबसे पहले ये समझते हैं कि आपकी जो एंजाइटी है कई बार दिमाग में शुरू नहीं होती है, कई बार वो गट में शुरू होती है। दैट इज द बिगेस्ट रीजन, क्योंकि गट हेल्थ एक ऐसा हेल्थ है जो आपके लाइफ में चल रहे सब चीज को उलट पुलट कर सकता है। अगर आप ये गट गट हेल्थ में इशू है तो आप डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाएंगे, आप कहीं फोकस नहीं कर पाएंगे, आप एग्जाम दे रहे हैं तो वो नहीं हो पाएगा, आप बच्चे को संभाल रहे हैं तो आप इरिटेटेड होते रहेंगे। तो ये एक ऐसा पार्ट है आपकी बॉडी का जो अगर डिस्टर्ब्ड है तो लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब रहेगी। और हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पे हम ब्लोटिंग को किस चीज से दबाने की कोशिश कर रहे हैं? दवाइयों से, एंटा एसिड से। एंजाइटी को दवाई से, फटीग को हम कैफीन से ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप एक्सटर्नल एजेंट्स का सहारा लेते हैं, एक्सटर्नल एजेंट्स का सहारा लेते हैं अपनी बॉडी के इंटरनल हेल्थ को बेटर बनाने के लिए, ठीक है, तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं, कोई रोक नहीं सकता। ऐसा कोई दवाई नहीं, ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं, ऐसा कोई स्टेरॉइड नहीं जो आपकी बॉडी में जाके किसी नेचुरल प्रोसेस को या तो सप्रेस कर रहा हो और या फिर उसको एनहांस कर रहा हो। तो उसके साइड इफेक्ट हैं। ठीक है, सो हम दवाई लेने को तैयार हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं पूछता कि भाई ये ऐसा हो ही क्यों रहा है, हमें एसिडिटी या ब्लोटिंग बन ही क्यों रही है। तो जब हम ये बात करेंगे गट और ब्रेन एक्सिस की, तो आपको छोटी छोटी चीजें याद आने लग जाएंगी स्कूल की, कॉलेजेस की, कि जब आपको प्रिंसिपल स्कूल में बुलाता था तो आपके पेट में सबसे पहले गुड़गुड़ स्टार्ट होती थी। ठीक है, हमारे स्कूल में एक्सटेम्पोर हुआ करता था। वैसे ही कभी कोई अचानक से पुलिस वाला आपके घर आ जाए तो बहुतों का हार्ट रेट बढ़ जाता है और फिर पेट में गुड़गुड़ स्टार्ट हो जाती है। खाना खाने के बाद अगर कोई ऐसा न्यूज आपको मिल जाए जो बड़ा ही स्ट्रेसफुल न्यूज हो, तो सबसे पहला इंपैक्ट जो है वो आपके गट हेल्थ पर पड़ता है। ठीक है, सो गट और ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन है, ये हमें मालूम है, लेकिन उसके बावजूद हम उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। और यही कारण है कि आपके गट को सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है। क्यों सेकंड ब्रेन बोला जाता है? क्योंकि नॉर्मली जो हमारी बॉडी में सेरेटोनिन बनता है, सेरेटोनिन एक हैप्पी हार्मोन है जो हमें अच्छा फील कराता है। 90% ऑफ द सेरेटोनिन आपके गट में बनता है, क्योंकि गट में बहुत सारे, ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो इस सेरोटोनिन के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और वो कांस्टेंट मैसेज दे रहे होते हैं आपके नर्व्स के थ्रू, आपके हॉर्मोन्स के थ्रू, आपके इम्यून सिग्नल्स के थ्रू ब्रेन में कि क्या चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ गट बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके खाने में पाए जाते फाइबर को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, यानी कि प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक क्या होता है? बेसिकली फूड होता है प्रोबायोटिक का। प्रोबायोटिक क्या होता है? गट बैक्टीरिया। सो गट बैक्टीरिया का फूड है प्रीबायोटिक, और प्रीबायोटिक होता क्या है? फाइबर, खासकर सॉल्युबल फाइबर्स, जिसको ये गट बैक्टीरिया खाते हैं। और जब खाते हैं तो बड़े खुश होते हैं, जब खुश होते हैं तो वो सेरेटोनिन का प्रोडक्शन करते हैं, और जब सेरेटोनिन का प्रोडक्शन होता है तो आपको अच्छा फील होता है, यू फील वेरी गुड। बट वेन दी हेल्थ ऑफ गट बैक्टीरिया कॉम्प्रोमाइजेज, अब गट बैक्टीरिया का हेल्थ क्यों कॉम्प्रोमाइज करता है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जब उसका हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होता है तब सेरेटोनिन प्रोडक्शन रुक जाता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, और हमें लो फील होने लगता है, प्रॉब्लम फील होने लगती है।
ठीक है, और वही प्रॉब्लम हमें इन सब चीजों में मैनिफेस्ट करती है, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, ओवर थिंकिंग, रेस्टलेसनेस, नींद का नहीं आना। ठीक है, और कई बार आप ये बात भी बोलते हैं कि मुझे मालूम नहीं मुझे एंजाइटी क्यों हो रही है, कुछ भी तो प्रॉब्लम नहीं चल रहा लाइफ में। तो वो कुछ भी प्रॉब्लम दिमाग में नहीं चल रहा है, लेकिन गट में चल रहा है, जिसकी वजह से आपका दिमाग इधर उधर भाग रहा है। ठीक है, सो ब्लोटिंग कभी भी नॉर्मल नहीं है, जिसको हम लोगों ने नॉर्मलाइज कर दिया है। अरे क्या हुआ, गैस ही तो है, ये तो नॉर्मल है, सबको होता है, 30-40 की उम्र हो गई है, अब तो ये सारी चीजें नॉर्मल है, होती रहेंगी। ठीक है, स्ट्रेस है इसलिए डाइजेशन खराब है। अगर आप डेली ब्लोटेड रहते हैं, अगर आपको डेली एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, आपको एंटा एसिड लेना पड़ता है, तो ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से भी नहीं है। और यही चीज जब हम नॉर्मल बना देते हैं, जैसे आपको गैस है वो नॉर्मल है, आपको एसिडिटी है वो नॉर्मल है, वही नॉर्मल छोटा 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 कलेक्ट होके एक दिन बहुत बड़ा बन जाता है और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, जो बाकी प्रॉब्लम्स का कारण बनता है। ठीक है, अगर ब्लोटिंग है, एसिडिटी है, तो ये चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। डाइजेशन प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज्ड है, गट में इन्फ्लेमेशन है, माइक्रोबायोम, माइक्रोबायोम क्या है जो अभी मैंने डिस्कस किया, गट बैक्टीरिया, ये इसी को हम माइक्रोबायोम करते हैं। और नर्वस सिस्टम ओवरलोड क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, सो बेसिकली होता क्या है कि आपका जो गट है वो नर्वस सिस्टम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और जब गट आपके नर्वस सिस्टम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसीलिए नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। सो इसको हम बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। देर इज समथिंग कॉल्ड HPA एक्सिस। H मतलब होता है हाइपोथैलेमस, बहुत ध्यान से समझिएगा। P का मतलब होता है पिट्यूटरी। A का मतलब होता है अड्रीनल एक्सिस। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, अड्रीनल एक्सिस, मतलब कि आपके ब्रेन में एक छोटा सा ग्लैंड है जिसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं, फिर दूसरा भी ब्रेन में ही है, पिट्यूटरी, और तीसरा आपके किडनी पर है। किडनी के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड है जिसको हम लोग बोलते हैं अड्रीनल ग्लैंड। अब होता क्या है कि जैसे ही आपका हार्ट जो है वो सेंस करता है, या हाइपोथैलेमस सेंस करता है कि किसी भी तरह का थ्रेट है, किसी भी तरह का थ्रेट है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप रोड पे जा रहे हैं, अचानक से आपके पीछे कोई कुत्ता भौंका, तो जैसे ही भौंकता है आपका सबसे पहले हार्ट रेट ऊपर भागता है। वो हार्ट रेट ऊपर भागता क्यों है, क्योंकि हाइपोथैलेमस ने सेंस किया है कि कुछ ना कुछ थ्रेटफुल सिचुएशन है, और उस थ्रेटफुल सिचुएशन में सबसे पहले हार्ट रेट ऊपर जाता है, क्योंकि हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। और ब्लड को क्यों पंप करना है, क्योंकि ब्लड में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबसे पहला ऑक्सीजन है, दूसरा ग्लूकोज है। क्योंकि अगर ये दोनों चीजें ब्लड में कम हो गई तो आपके ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाएगी, अगर ऑक्सीजन कम हो गया तो भी, और अगर ग्लूकोज कम हो गया तो भी। ठीक है, तो इसलिए ब्लड पंप होता है ताकि हमारा जो सिचुएशन है अभी, ठीक है, कौन क्या सिचुएशन है कि हमारे पीछे कुत्ता लग गया है, तो या तो हम उस सिचुएशन से लड़ेंगे और या फिर उस सिचुएशन से भागेंगे, दो ही सिचुएशन हो सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशन से या तो लड़ने या भागने के लिए हमारे पैर हाथों को ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ती है। ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा ग्लूकोज चाहिए, और उसके लिए हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। जब हार्ट रेट बढ़ जाता है तो हमारी सांस तेज हो जाती है, और ग्लूकोज कहाँ से आता है, जो स्टोर है। तो ये हाइपोथैलेमस सेंस करता है। जैसे ही हाइपोथैलेमस सेंस करता है, वो पिट्यूटरी को बोलता है कि भाई साहब कुछ ना कुछ खतरा है। ये कैसे बोलता है, तो सबसे पहले आपका हाइपोथैलेमस TRH एक हार्मोन है वो रिलीज करता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हार्मोन जैसे ही रिलीज होता है, इसका इंपैक्ट पिट्यूटरी पर आता है, और पिट्यूटरी एक हार्मोन रिलीज करता है ACTH, अड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। जैसे ही ACTH रिलीज होता है, वैसे ही अड्रीनल ग्लैंड को इंफॉर्मेशन जाती है कि कुछ ना कुछ खतरा है, हमें कुछ करने की जरूरत है। और अड्रीनल ग्लैंड, आप लोग रील्स बहुत देखते होंगे, उसमें बहुत सुना होगा इस हार्मोन के बारे में जो मैं बता रहा हूं, कॉर्टिसोल। और दूसरा एक हार्मोन जिसके बारे में भी आपने सुना होगा, अड्रीनलिन।
ये दो हार्मोन एकदम से प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, एड्रेनालिन। अब सारा गेम इसके बाद शुरू होता है। जैसे ही कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन यूज निकलता है, सिक्रीट होता है आपके ब्लड में, वो सबसे पहले आपके ब्रेन के पास जाता है और ब्रेन को बोलता है कि जितनी भी सेकेंडरी चीजें हैं उसको रोक दीजिए। क्या बोलता है? जितनी भी सेकेंडरी चीजें हैं उसको रोक दीजिए। सेकेंडरी चीजें क्या है बॉडी के लिए? डाइजेशन। ये बॉडी के लिए सेकेंडरी चीजें हैं। आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो कि खाना खाने के बाद आप तुरंत इमिडिएटली दौड़ने लग जाएं, या फिर खाना खाने के बाद इमिडिएटली जिम में जाके वर्कआउट करने लग जाएं, तो आपको वोमिटिंग हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, जो भी खाना आपके पेट में पड़ा है वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हार्ट रेट ऊपर जाता है वैसे ही कॉर्टिसोल एड्रेनालिन रिलीज होता है और वो सबसे पहले ब्रेन को बोलता है डाइजेशन प्रोसेस को सस्पेंड कर दो, क्योंकि ये अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब डाइजेशन प्रोसेस सस्पेंड होता है तो फिर आपका गट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अब जरा सोच के देखिए कि इमेजिन करिएगा, केवल ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो एग्जाम्पल तो डॉग का दिया, कुत्ते का दिया, जो आपके पीछे भागा है, जो आपके पीछे पड़ गया अचानक से, इसलिए आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है। लेकिन जरा सोचिए सुबह उठते के साथ आपका हार्ट रेट कितना बढ़ा हुआ रहता है। अब इसको मैं रियलाइज करूंगा तो आपको अंदाजा होगा। सुबह उठते के साथ आपको मैसेज आ जाए आज मेड नहीं आ रही, आज सास पहुंच रही है आपके घर पे, ठीक है, हस्बैंड को आज कहीं से लौट के आना था, वो अचानक से 2 दिन और डिले करके आ रहे हैं। तो ये सब और बहुत सारे कारण, मतलब ये तो मैं 2-3 बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे कारण जो दिन भर आपके दिमाग में चलते रहते हैं, जिसके चलने की वजह से आपका हार्ट रेट बढ़ा रहता है। हार्ट रेट बढ़ा रहने की वजह से आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा रहता है, और कॉर्टिसोल आपके डाइजेशन प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज करता है, ठीक है। सो आप स्ट्रेस्ड हैं, डाइजेशन स्लो हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। स्लो, अगर पेट में कुछ नहीं पड़ा तो स्लो, और अगर पड़ा है तो सारा का सारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। जब खाना आपकी बॉडी में, आपके पेट में पड़ा है और वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा तो गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी होती है। क्यों होती है ये भी समझ लेते हैं। तो आपका जो पेट है, उस पेट में खाना पड़ा है, अगर आपके पेट में खाना पड़ा है तो डेफिनेटली उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या पड़ा है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जूसेस जो एसिड होते हैं, ठीक है ना। गैस्ट्रिक जूसेस होते क्या है? एसिड होते हैं, जो आपकी पेट में सिक्रीट होते हैं खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। अब खाना पड़ा हुआ है, ब्रेन उसको डाइजेस्ट होने नहीं दे रहा, और उसके साथ डाइजेस्टिव जूसेस भी पड़े हैं, तो वो जब ज्यादा देर तक पड़े रहते हैं तो एसिडिटी क्रिएट करते हैं। यही एसिड एसिडिटी क्रिएट करता है और कुछ नहीं, ठीक है। जब एसिडिटी क्रिएट होगी तो वही आपको ब्लोटेड फील होगा, वही गैस की तरह आपको बर्प आएगा, आपको फार्टिंग होगी, ये सारी प्रॉब्लम होगी। और ये 15 मिनट 20 मिनट की चीजें नहीं होती हैं। ये खाना खाने के बाद शुरू नहीं हो रहा है, ये खाना खाने के पहले से शुरू हो रहा है। सो बेसिकली आप जो खाना खा रहे हैं, फूड का आप जो इंटेक कर रहे हैं, वो फूड का इंटेक आप स्ट्रेस्ड हैं उसी के दौरान कर रहे हैं। मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप 2 बजे खाना खा रहे हैं तो आप पहले से स्ट्रेस्ड हैं, उसी स्ट्रेस इन्वायरमेंट में आप खाना खा रहे हैं, और खाना खाने के बाद भी आप स्ट्रेस्ड हैं। सो गट का हेल्थ सिर्फ खाना खाते समय कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, वो पहले से कॉम्प्रोमाइज चला आ रहा है, और उसी में आप खाना डाल दिए, और वो भी उसके बाद भी जो खाना है वो डाइजेस्ट हो नहीं पा रहा है। तो जरा सोच के देखिए खाने के साथ क्या हो रहा है। खाना भी फर्मेंट हो रहा है, वो अलग एसिड क्रिएट कर रहा है। उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जो एसिड रिलीज हुआ है, बॉडी ने रिलीज किया, वो भी एज इट इज पड़ा हुआ है, वो भी एसिड क्रिएट कर रहा है। तो ये आपको ब्लोटिंग, एसिडिटी और गैस तीनों का एहसास दिलाता है। अब जब गट में प्रॉब्लम चल रही है, गट में प्रॉब्लम चल रही है, तो गट में नर्व एंडिंग्स होते हैं। ये नर्व एंडिंग्स क्या करती हैं? जैसे नर्व एंडिंग्स का मतलब क्या है मैं आपको बताऊं। आप अपने हाथ को ऐसे टच करेंगे तो आपको फील होगा कि कोई हाथ को टच कर रहा है। तो ये जो टच का सेंस है, ये नर्व एंडिंग से रिलीज होता है और आपके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन रजिस्टर की जाती है। बिल्कुल वैसे ही पेट में भी आपके नर्व एंडिंग्स होते हैं। वो नर्व एंडिंग्स जो है वो आपको किसी चीज के चलने या टच होने का एहसास नहीं दिलाता, लेकिन अगर एसिडिटी होती है तो वो बता रहा होता है। अगर आपके पेट में कोई चीज पड़ा हुआ है बहुत देर तक तो आपके आपके ब्रेन को वो बताया जाता है। जैसे ही आपके ब्रेन को वो इंफॉर्मेशन मिलती है, ब्रेन में एंजाइटी और हाइपर विजिलेंस शुरू हो जाता है। हाइपर विजिलेंस क्या होता है कि भाई
ब्रेन का काम क्या है? ब्रेन जो है वो आपके नर्वस सिस्टम का पार्ट है। नर्वस सिस्टम मतलब आउटसाइड थ्रेट को एनालाइज करने का काम करता है, ये ब्रेन का काम है। ठीक है ना? आउटसाइड थ्रेट को, जिसको हम लोग कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। सो कॉन्शियस माइंड आउटसाइड थ्रेट को और इनसाइड थ्रेट को एनालाइज करता है। अगर उसको थोड़ा सा भी सेंस होता है कि हाँ कोई ना कोई थ्रेट है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वो तुरंत आपके सबकॉन्शियस माइंड को खबर दे देता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड है जो डाइजेशन प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ठीक है? और आपका डाइजेशन प्रोसेस जैसे ही, सबकॉन्शियस माइंड जैसे ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आएगा, कॉन्शियस माइंड और हाइपर विजिलेंट हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डरा हुआ है, तो वो और ज्यादा अलर्ट हो जाएगा। वो जितना अलर्ट होगा, आपका गट हेल्थ उतना कॉम्प्रोमाइज होता चला जाएगा। सो ये एक विशियस साइकिल बन रहा है। मतलब आप समझिए, मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप स्ट्रेस्ड हैं किसी और कारण से, ठीक है ना? सपोज कर लीजिए कुछ एक्सटर्नल फैक्टर है आपके लाइफ में, रिलेशनशिप, फाइनेंस, वर्क, किसी भी चीज को लेके, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस ने इसको सेंस किया। हाइपोथैलेमस कहाँ है? आपके ब्रेन में। हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को बोला कि भाई देखो कुछ ना कुछ खतरा है। पिट्यूटरी ने अड्रिनल को बोल दिया कि कॉर्टिसोल रिलीज कर दो। कॉर्टिसोल ने क्या किया? कॉर्टिसोल रिलीज हो गया। इसने क्या किया? डाइजेशन प्रोसेस को स्लो कर दिया। जैसे ही डाइजेशन प्रोसेस को स्लो किया गया, आपके ब्रेन के पास तुरंत सिग्नल पहुंच गए कि डाइजेशन प्रोसेस स्लो है। अब दो सर्किट चल रही है। एक सर्किट ये ग्रीन वाली, 1 2 3 4 5, और दूसरी सर्किट ये येलो वाली जो डाइजेशन प्रोसेस से चल रहा है। ये दो सर्किट इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है। देन इट बिकम्स अ विशियस साइकिल। अब इससे बाहर निकलना लगभग लगभग नामुमकिन है। ठीक है? तो इसके लिए कुछ फिजिकल चीजें हैं और कुछ मेंटल चीजें हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अगर गैस हो रही होती है तो मील जो है वो छोड़ देते हैं, स्किप कर दो मील। यही तो करते हैं ना हम लोग, खाना यार छोड़ो, पेट भरा हुआ सा लग रहा है, एसिडिटी हो रही है, छोड़ देते हैं। ओवर फास्ट करते हैं। ठीक है? कॉफी चाय पी लेते हैं, डाइजेस्टिव पिल्स ले लेते हैं, और एक्सट्रीम डाइट्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कोई पर्टिकुलर डाइट है जिसकी वजह से हमारी एसिडिटी और ब्लोटिंग ठीक हो जाएगी। ऐसी कोई डाइट नहीं। और प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप ऑलरेडी स्ट्रेस में रहते हैं, उसमें जब आप मील्स को स्किप करते हैं या और ज्यादा फास्ट करते हैं, तो आपका गट हेल्थ और ज्यादा प्रॉब्लम में जाता है। जितने लोग कॉफी पीते हैं उनके लिए भी एक सरप्राइज है। ऑल्दो मैंने कॉफी पे एक सेशन कर रखा है, बट छोटा सा यहां भी समझा दूं मैं। कैफीन, कैफीन जो है वो स्टिमुलेंट है। तो जितने लोग भी कैफीन के लवर हैं, उनको ये वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा मुझसे रिकॉर्डिंग लेके, तो आपको पता, उनको भी पता चले कि कैफीन कहीं से भी कोई फायदा नहीं करता है। क्योंकि फायदा और नुकसान आप देखते कैसे हैं। कोई चीज मान लेते हैं, कोई एक्स चीज है, एक्स एक्स चीज मुझे 4 फायदे दे रही है और वो 10 नुकसान दे रही है, तो इवेंचुअली वो नुकसान की ही कैटेगरी में आएगी, फायदे की कैटेगरी में नहीं आएगी। तो वैसे ही कैफीन है। कैफीन का जो फायदा लोग देखते हैं वो दो एस्पेक्ट में देखते हैं। एक एंटीऑक्सीडेंट के एस्पेक्ट में देखते हैं, और दूसरा हार्ट हेल्थ के एस्पेक्ट में देखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एंटीऑक्सीडेंट सही है कि एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, लेकिन वो एंटीऑक्सीडेंट हमें सब्जियों से, फ्रूट से भर भर के मिल सकता है। और हार्ट हेल्थ, आपका हार्ट कंटिन्यूअसली बढ़ा हुआ रहता है कैफीन के। जब तक कैफीन आपके ब्लड में घूमेगा, वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करके रखेगा। वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? जो आर्टरीज है उसको पतला कर देता है, छोटा कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है। सारा गेम इसी हार्ट रेट के बढ़ने का ही तो है। आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो भी हार्ट रेट बढ़ रहा है, आप कैफीन पी रहे हैं तो भी हार्ट रेट बढ़ रहा है। जैसे ही हार्ट रेट बढ़ेगा, सबसे पहले क्या कॉम्प्रोमाइज होगा? आपका डाइजेशन प्रोसेस। So caffeine is absolutely poison for people who have got acidity, who have got bloating issues, who have got constipation। ठीक है? और जिन लोगों को एंजाइटी, स्ट्रेस ज्यादा रहता है, उनके लिए तो कैफीन बिल्कुल जहर है। दूसरा, अगर आप अपनी एसिडिटी के लिए एक्सटर्नल एजेंट का सहारा लेते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सप्लीमेंट्स आते हैं या दवाइयाँ आती हैं जो आप खा लेने से आपका जो एसिडिटी है वो कम हो जाता है। तो एसिडिटी कम कैसे होता है ये समझ लीजिए। जो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए
आपका जो बॉडी है, जो आपका पेट है, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सब रिलीज होता है। वो दवाई इन सब एंजाइम्स को कम कर देता है, क्योंकि दूसरा कोई तरीका ही नहीं है एसिडिटी को कम करने का, जब तक कि एसिड रिलीज हो रहा है आपके स्टमक में वो कम ना हो जाए। तो जब आप खाना खाएंगे, ऊपर से आप एसिडिटी की दवा ले लेंगे, तो जो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड बॉडी में सीक्रीट हुआ है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो भी सप्रेस हो जाएगा। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो लॉन्ग टर्म में और बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक लूप आपकी बॉडी को देता है। ठीक है, क्या नेगेटिव फीडबैक लूप देता है? कि आपकी बॉडी में एसिड सिक्रीट होता है, आप मेडिसिन ले लेते हैं, एसिड सप्रेस हो जाता है, तो ब्रेन को लगता है शायद मैं ज्यादा एसिड प्रोड्यूस कर रहा हूं, इतना एसिड का जरूरत नहीं है, इसीलिए दवाई के थ्रू हम इसको कम किया जा रहा है। और इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में, ऐसा नहीं कि 2-4 दिन में प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन जो लोग अक्सर दवाई लेते हैं एसिडिटी को सप्रेस करने के लिए, उनके स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन ही कम होने लगेगा बिकॉज ऑफ नेगेटिव फीडबैक लूप, और वो लाइफ टाइम प्रॉब्लम बन जाएगी आपके लिए। ठीक है, सो दीज आर नॉट द सॉल्यूशन फॉर योर एसिडिटी और ब्लोटिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो और खाना बिल्कुल भी एनिमी नहीं है, ये इस चीज का ध्यान रखिए। आपको राइस खा के, वीट खा के, फ्रूट्स खा के, दाल खा के, घर का खाना खा के अगर एसिडिटी हो रही है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम आप में है, खाने में नहीं है। ठीक है ना? आई कैन अंडरस्टैंड दैट इफ यू गो आउट, यू ईट समथिंग वेरी वेरी स्पाइसी और ऑयली फ्राइड, देन इट कैन कॉज एसिडिटी फॉर सम टाइम्स। आप महीने में 2 महीने में एक बार बाहर गए, आपने खाया, देन दैट इज फाइन। द प्रॉब्लम इज इन द फूड, नॉट इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। रादर योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज बेटर, क्योंकि वो आपको सिग्नल दे रहा है कि भाई ये ऐसे खाने मत खाया करो। लेकिन अगर आपका नॉर्मल खाना खाने से भी डाइजेशन जो है वो प्रॉब्लम में पड़ रहा है, तो आपका फूड इज नॉट द एनिमी, द एनिमी इज विद इन यू, जिसपे आपको काम करने की जरूरत है। ठीक है, सो सबसे पहले खाने को सेफ एनवायरनमेंट चाहिए। क्या चाहिए? सेफ एनवायरनमेंट। सेफ एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल, हार्ट रेट का नीचे होना। ठीक है, ये फिक्स्ड है। अगर हार्ट रेट नीचे है, तो आपके फूड के डाइजेशन के लिए वो सेफेस्ट एनवायरनमेंट है, सेफेस्ट एनवायरनमेंट है। क्योंकि जब हार्ट रेट नीचे होगा, इसका मतलब कि आप ऑब्वियसली आप स्ट्रेस नहीं है, हाइपर एक्टिव नहीं है। जब आप हाइपर एक्टिव नहीं होंगे, तो मैक्सिमम ब्लड पूल जो है, मैक्सिमम ब्लड पूल वो कहां पे होगा? एब्डोमेन के पास होगा। ठीक है, जिसको हम रेस्टिंग पोजीशन बोलते हैं। सो रेस्टिंग पोजीशन में अगर आपका हार्ट रेट नॉर्मल है, तो ब्लड पूल एब्डोमेन के पास होगा, एंड दिस इज द बेस्ट एनवायरनमेंट यू कैन गिव टू योर फूड टू गेट डाइजेस्टेड। बेस्ट एनवायरनमेंट। ठीक है, सो अब प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग चलते फिरते, आगे उठते बैठते खाना खा लेते हैं। ठीक है, आप अचानक आए, कहीं से आए, टेबल पे बैठे, खाना खाए, उठे और वापस चले गए, कभी भी आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, बिकॉज आप बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में हैं, और जल्दीबाजी बहुत बड़ा दुश्मन है गट हेल्थ का। ठीक है ना? सो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर हार्ट रेट इज डाउन, चाहे वो किसी भी कारण से बढ़ा हुआ हो, हार्ट रेट नीचे होना चाहिए। ठीक है, सो क्या कर सकते हैं हम हार्ट रेट नीचे करने के लिए? देखिए, 3 चीजें यहां लिखी हुई है, बट मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो सॉल्यूशन जो है इसका, वो दो है। एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है और एक परमानेंट सॉल्यूशन है। टेम्परेरी सॉल्यूशन काफी लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा मुश्किल है, और लॉन्ग टर्म में इफेक्ट आएगा उसका। टेम्परेरी सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला, खाना खाने से पहले एटलीस्ट 10 मिनट्स बिफोर, सॉरी, एटलीस्ट 10 मिनट्स बिफोर आप बैठे हो, सीटेड पोजीशन पे हो, चाहे कहीं भी बैठे हो। अगर आप जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं, टेबल पे बैठ बैठ के खाना खाते हैं, सीटेड पोजीशन में हो, 10 मिनट्स कम से कम खाना खाने से पहले। और इस दौरान जब आप बैठे हो, तो आप ब्रीदिंग कर रहे हो। सो जब आप ब्रीदिंग करते हैं, लॉन्ग ब्रीदिंग, उससे होता क्या है कि आपका जो सांस है
वो सांस के साथ आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ हवा जा रही है सांस लेने में, ऐसा नहीं होता है। इस हवा में, इस एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो आपको दिखते नहीं है, इतने टाइनी हैं, जो एयर में सस्पेंडेड रहते हैं। वो आपके सांस लेने के साथ बॉडी के अंदर जाते हैं और वो बॉडी में उसको पुश करते चले जाते हैं। जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे अभी मैंने सांस लिया, मॉलिक्यूल्स अंदर गए, फिर दूसरी बार सांस लिया तो जो और मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उसको पुश करके वो नीचे लेके जा रहा है। तो जब ये ब्रीदिंग, जब ये एयर, जब ये मॉलिक्यूल्स लंग्स के सबसे निचले हिस्से को टच करता है, द बॉटम, सबसे निचले हिस्से को जब टच करता है तो बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम मतलब, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का मतलब होता है रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी। ठीक है ना? तो जैसे आपके पीछे कुत्ता लगा तो आपकी बॉडी का सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा। वैसे ही जब आपको पता चला कि कुत्ता भाग गया है तो बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट, एकदम से एक्टिवेट होगा। क्यों? क्योंकि जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे कुत्ता नहीं है, तो आप पूरी लंबी गहरी सांस लेंगे। तो जैसी लंबी गहरी सांस आप लेंगे, सांस जो एयर अंदर जा रही है वो लंग्स के निचले हिस्से को टच करता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है और इसके बाद हार्ट रेट एकदम से नीचे आने लगता है, ब्लड प्रेशर एकदम से नीचे आने लगता है। ठीक है? सो ब्रीदिंग करना है एज स्लो एज पॉसिबल एंड एज डीप एज पॉसिबल। ठीक है? तो जितना ज्यादा आप लाइफ में स्ट्रेस रहते हैं, आपको उतना समय देना चाहिए खाना खाने से पहले ब्रीदिंग करने के लिए। ये नॉन नेगोशिएबल है। अगर आप मुझसे ये बोलते हैं कि सर इतना टाइम नहीं होता है, इतना कर नहीं पाते हैं, तो भाई साहब मैं समझ सकता हूं, आपकी बॉडी ही नहीं समझेगी, इसमें कुछ कर नहीं सकते। ठीक है ना? अगर आप लाइफ में हर चीज का ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे, ठीक है, और ऑल्टरनेटिव भी किस चीज का? जो ऑर्गेनिक चीजें हैं, जो नेचर ने बनाई हुई हैं, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है ना? डाइजेशन प्रोसेस अपने बेसिस पर काम करता है, आप उसको ऑल्टरनेट वही दे सकते हैं, आप एंटा एसिड्स दे सकते हैं, यही सब कर सकते हैं आप। ठीक है ना? इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। 10 मिनट पहले बैठिए कम से कम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। तीसरा, जब खाना आपके पास आए, फूड जब आपके पास आए तो उसको आराम से देखिए और जल्दीबाजी में खाने की कोशिश मत करिए। आराम से देखिए, उसके बाद खाने को प्रॉपर्ली च्यू करके खाइए। ठीक है? हो सके तो बात मत करिए खाना खाते समय, बिकॉज जब आप खाना खाते समय बात भी करते हैं तो आपके मुंह से जो हवा जाती है वो सीधे पेट में जाती है, नाक से जो हवा जाती है वो सीधे लंग्स में जाती है। ठीक है? नेजल ब्रीदिंग expands your chest and lungs, माउथ से ब्रीदिंग एक्सपैंड्स योर स्टमक। तो जब आप नेजल से ब्रीदिंग करेंगे तो वो लंग्स को एक्सपैंड करेगी और इवेंचुअली फिर पेट को भी एक्सपैंड करेगी, बट वो आपके स्टमक को, गट हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। लेकिन अगर मुंह से हवा जाता है तो आपके गट हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा। सो चू करके खाइए आराम से, मुंह बंद करके, जितना हो सके बहुत धीरे धीरे। हाथ से खाना बहुत अच्छा होता है। हाथ से खाना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये पांचों उंगलियां पंच तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। और देखिए, हर चीज जो मैं बोल रहा हूं उसको, उससे आप उसको आप माने ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है? सो ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। अगर आप इससे सारोकार नहीं रखते तो उसको हटा सकते हैं। बट जब आप खाना खाते हैं तो टेक्सचर फील होता है, उसके बाद टेस्ट अच्छे से आप फील करते हैं जब आप रिलैक्स्ड वे में खाते हैं, और साथ में स्मेल भी आपकी बॉडी के अंदर जा रही होती है। ये तीनों चीजें मिलके आपके गट हेल्थ को सिग्नल देता है कि खाना आ रहा है, हम रिलैक्स्ड हैं, आप एसिड रिलीज करिए ताकि इस खाने को डाइजेस्ट किया जाए। उतना ही एसिड रिलीज होगा जितना खाने को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए। चौथा स्टेप, खाना खा लिया, वापस से 10 मिनट चुपचाप बैठे हुए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। कृपया करके आप उन लोगों की बात ना माने जो आपसे ये कह रहे हैं कि अगर वेट लॉस करना है तो खाना खाने के बाद टहलने निकल लो। ठीक है? सारा का सारा वेट लॉस खाना खाने के बाद ही होगा, तो अगर होता तो अभी तक सबका वेट लॉस हो गया होता। ठीक है ना? कि समोसे खाए और टहलने निकल लिए, पिज्जा खाए और टहलने निकल लिए। ठीक है? लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि आपका डाइजेशन प्रोसेस और कॉम्प्रोमाइज जरूर हो जाता है। सो ऐसा मत करिए। ठीक है? अगर आपको टहलने जाना भी है तो खाना खाने के कम से कम 40 से 50 मिनट के बाद आप टहलने जाएं, और उसके बावजूद भी आप आराम से टहलें, स्लो वॉकिंग करिए, फास्ट वॉकिंग नहीं करना।
ठीक है ना। सो 10 मिनट तक खाना खाने के बाद ब्रीदिंग करिए, और इस ब्रीदिंग के दौरान आपको ये इमेजिन करना है आंख बंद करके कि आपका खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट हो रहा है। डाइजेस्ट होने के बाद वो ब्लड ग्लूकोज बन के ब्लड में मिल रहा है, और वो धीरे धीरे सारे सेल्स के पास पहुंच रहा है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होगा आपका खाने का। उसके बाद आप उठिए, उठने के बाद फिर जो करना है वो करिए। बट दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर डाइजेशन इश्यूज, एसिडिटी एंड ब्लोटिंग, नॉट द एंटासिड। लेकिन ये टेम्पररी है। परमानेंट क्या है? परमानेंट अपने मेंटल हेल्थ पे काम करने का, अपने इमोशनल हेल्थ पे काम करने का, यही परमानेंट सॉल्यूशन है, दूसरा कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, जब आप अपने इमोशंस पे काम करते हैं, आपका इमोशनल हेल्थ, रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंसेस या हेल्थ को लेकर, आप देखिए हेल्थ को लेकर जो हम लोग बात कर रहे हैं, गट हेल्थ अगर है तो वो भी आपके इमोशनल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है ना। सो ये तीन एस्पेक्ट ऑफ एरिया होते हैं जब आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं। जब आप दिन भर रिलैक्स्ड रहेंगे, दिन भर 24 आवर्स में कम से कम 20 घंटे जब आपकी बॉडी पैरासिम्पैथेटिक मोड में रहेगी, आपको कभी भी गट की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, क्योंकि आपका गट हील्ड रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। सो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्यूशन है। इसके अलावा कुछ चीजें हो सकती हैं आपके गट हेल्थ को इम्पैक्ट जो कर रहा है, वो फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस क्या होता है? जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप दूध पीते हैं, मिल्क, मिल्क में प्रेजेंट लैक्टोज जो है वो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। ठीक है, तो जो जो खाना बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, उसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, बॉडी में नहीं, गट में इन्फ्लेमेशन होता है, और वो इन्फ्लेमेशन आपको और ज्यादा एंग्जाइटी देता है। सो फूड इंटॉलरेंस होता क्यों है? वो स्ट्रेस की वजह से होता है, क्रॉनिक स्ट्रेस। सो आप बहुत लंबे समय से स्ट्रेस्ड हैं, ठीक है, चाहे किसी भी चीज को लेकर, साल, 1.5 साल, 2 साल से, उस स्ट्रेस की वजह से जो बॉडी में स्ट्रेसफुल हार्मोन घूम रहे हैं, ये हार्मोन आपके जीन्स को म्यूटेट करते हैं, और यही जीन्स होते हैं जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। और वो एंजाइम्स जब जीन्स म्यूटेट हो जाते हैं तो वो एंजाइम्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होते। ठीक है, जिसकी वजह से फूड इंटॉलरेंस होता है। तो आपको फूड इंटॉलरेंस टेस्ट कराना है, जिससे ये पता चलेगा कि कौन कौन से फूड है जो आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, उसको थोड़े समय के लिए अपने बॉडी से बाहर निकाल दें, और फिर आप जैसे जैसे आपका गट हील हो फिर उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा छोटी छोटी चीजें हैं, रात में देर से सोना आपके गट को इम्पैक्ट करेगा। भाई देर से सोएंगे, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। सो कोई भी चीज जो आपकी बॉडी को स्ट्रेस में डाले, वो सबसे पहले गट को स्ट्रेस में डालेगा, और कुछ नहीं। गट स्ट्रेस में रहेगा, आपको हमेशा प्रॉब्लम बना बनी रहेगी। ठीक है। सो दिस इज दी होल आइडिया बिहाइंड दैट। जो मैंने आपको इतने सारे स्लाइड्स बना दिए, उसको मैंने पहले ही समझा दिया अच्छे से। ठीक है। सो आपका जो बॉडी है वो टूटा हुआ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान ने कोई श्राप नहीं दिया है। आपके माता पिता को कोई आपसे दुश्मनी नहीं थी कि जो जीन्स में उन्होंने म्यूटेट करके आपके बॉडी में डाल दिया कि इसको डाइजेशन प्रोसेस होगा, मजा आएगा हम लोग को, ऐसा कुछ नहीं है। आपका खुद का क्रिएशन है, आपका खुद का स्ट्रेस है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन हील योर गट एंड गेट फ्रीडम फ्रॉम दिस एसिडिटी, bloating and all kind of gut health issues। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर कोई क्वेश्चन है एक दो लोगों का तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन ले लूंगा इफ यू हैव एनी। ज्यादा नहीं ले पाएंगे, एक ही दो क्वेश्चन ले पाएंगे। आयुषी, अनम्यूट कर दिया। सर मैंने चैट पे भी लिखा है क्वेश्चन अपना। ओके। हाँ, यस। Not eating on time when body is expecting food as per routine can also cause acidity, question mark. I have experienced this during full day fasting. How can I overcome this? You cannot overcome this, Ayushi. Let me explain you. Just give me a moment.
So sorry, just give me a moment. ओके, सो व्हाट हैपेंस कि जब भी आप आपके बॉडी में जो खाना है वो टाइम पर पहुंचता है, तो बॉडी उस टाइम के हिसाब से जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो सिक्रीट करती है। ठीक है। सो सपोज कर लीजिए, अगर आप रोज 8 बजे नाश्ता, दोपहर में 2 बजे खाना और रात के 8 बजे खाना खाते हैं, तो बॉडी का एक क्लॉक सेट हो जाता है और इस क्लॉक के हिसाब से बॉडी पहले से प्रिपेयर कर रही होती है अपने आप को उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है। इस केस में बॉडी में कभी भी एसिडिटी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब आपका कोई रूटीन नहीं होता खाने का, कभी आप 8 बजे नाश्ता कर रहे हैं, कभी 10 बजे नाश्ता कर रहे हैं, कभी नाश्ता नहीं कर रहे हैं, फिर 2 बजे खा रहे हैं, कभी 1 बजे खा रहे हैं, उस केस में बॉडी का कोई भी रूटीन सेट नहीं होता और बॉडी इस एंटिसिपेशन में कि खाना आ रहा है, वो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट कर देती है पेट में, खाली पेट में। और दैट बिकम्स अ रीजन फॉर योर एसिडिटी। देर इज नो सॉल्यूशन फॉर इट। यू हैव टू मेक अ डिसिप्लिन फॉर योर बॉडी। बॉडी को डिसिप्लिन पसंद है, बॉडी को रैंडमनेस नहीं चाहिए, रिदम चाहिए। ठीक है। सो बॉडी को रिदम दीजिए। और जब आप फास्ट करते हैं, इस फास्ट के दौरान अगर आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, अगर आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बिकॉज देखिए, बॉडी को एनर्जी रिक्वायरमेंट है, स्पेशली जब वो स्ट्रेस में है। और एनर्जी रिक्वायरमेंट में आप उसको खाना नहीं दे रहे, और खाना पहले आप दे देते थे, तो बॉडी को मालूम है कि जब मुझे खाना चाहिए वो मिल जाएगा। ये उसको, उसकी पुरानी लाइफस्टाइल है। अब शायद आप थोड़े डिसिप्लिन्ड हो गए हैं, आप जब देखो तब उल्टी सीधी चीजें नहीं खाते, तो अब अगर भूख लगती है तो आप अपने आप को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, आप अपने आप को बोलते हैं नहीं, जरूरत नहीं है खाने का, और आप खाना नहीं देते। दैट क्रिएट्स एसिडिटी। सो अगर आप फास्ट कर रहे हैं और आपका हार्ट रेट बिल्कुल नॉर्मल है, देर इज नो स्ट्रेस व्हाटसोएवर, चाहे काम का चाहे, देखिए बॉडी कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है कि स्ट्रेस कैसा है। ठीक है। अगर आपको किसी ने बंदूक रख दिया यहाँ पे, तो भी वो स्ट्रेस है। अगर किसी ने आपको इडियट बोल दिया तो भी स्ट्रेस है। बॉडी के लिए दोनों सेम स्ट्रेस है। बॉडी इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगी कि इसमें से ज्यादा खतरे वाला कौन सा स्ट्रेस है। बॉडी कभी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगी। ठीक है ना। सो बॉडी को रिलैक्सेशन मोड में रखना है अगर गट हेल्थ सही रखनी है तो। अगर स्ट्रेस्ड है, खाना नहीं मिलेगा, बॉडी को एसिडिटी बॉडी एसिडिटी बनाएगी, मतलब पेट में एसिडिटी होगी आपके। चलिए जी, अमिता जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अनम्यूट कर दिया आपको। हम्म। आपका अनम्यूट करिए पहले। हाँ, हो गया, आप बताइए। So I never had any bloating issues and all before, like after starting this weight loss journey, like from October onwards. Off late, like since last 1 month, I'm facing this issue. आप जैसा बोल रहे stress हो सकता है, मतलब unknowingly probably होगा, मतलब consciously तो कहीं लग नहीं रहा है. I'm rather happy with my journey, but could that be a reason? नहीं, I don't अगर know. 1 महीने से है तो क्या कुछ ऐसा है जो डाइट में नया ऐड किया, कुछ नहीं सर, डिसिप्लिन में नहीं नहीं, चेंज किया, कुछ कुछ स्लीप में नहीं. इश्यूज हुए, कुछ ऐसी चीजें जो हुई? As such I cannot figure out. मतलब I tried कि मतलब other than, हो सकता है सैलेड का इंटेक ज्यादा है, other हाँ, than टू that. टू मच ऑफ फाइबर कैन कॉज एसिडिटी। Okay. एब्सोल्युटली। Okay. ठीक है। सो दो तीन पॉइंट और है, ये भी आप देख लीजिए। टू मच ऑफ फाइबर, टू लेस फाइबर, टू हम्म. मच ऑफ वाटर एंड टू लेस वाटर। ये वैसे दिस इज ऑयल ऑल्सो एंड रीजन। कार्ब्स यदि कम हो तो भी होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं. कार्ब्स कम होने से नहीं होता है। अगर प्रोटीन बहुत ज्यादा हो और प्रोटीन ज्यादा के साथ उसको उतना पानी ना मिले, ओके. तो फिर वो एसिडिटी क्रिएट करेगा। बिकॉज प्रोटीन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर व्हाट? टू गेट डाइजेस्टेड। दैट इज व्हाई यू आर आस्क्ड टू ईट ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, ड्रिंक 3 स्पेशली, लीटर, हाँ. हाँ, स्पेशली इफ यू आर ऑन अ हाई प्रोटीन डाइट। ओके. ओके. ठीक है। सो ये दो चार चीजें हैं, आप इसमें फिगर आउट कर सकते हैं कि आई विल क्या। अगर ट्राई उसके टू. बाद भी फिगर आउट नहीं हो पाता है तो यू कैन कनेक्ट विद मी, नो इश्यूज। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू. चलिए जी,
थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले मंडे कम्युनिटी लाइव में। क्या टॉपिक होगा आपको बता दिया जाएगा पहले से। ध्यान रखें, ख्याल रखें अपने हेल्थ का। टेक केयर, बाय बाय।